हेलो दोस्तों, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यह कोट इस फिल्म की कहानी पर काफी ज्यादा सटीक बैठता है। समय के साथ कई देशों और राज्यों को मिटा दिया गया, कभी राजाओं के युद्ध के लिए तो कभी राजनीतिक खामियों के लिए। इस युद्ध की घड़ी में प्यार कितना महत्वपूर्ण है, यह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एग्मेनोन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो कि ग्रीस साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। वो अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य की सीमा में घुस जाता है और उस राज्य के राजा को युद्ध के लिए ललकारता है। इससे उस राज्य का राजा भी अपनी सेना को लेकर जंग के मैदान में पहुंच जाता है। पर युद्ध शुरू करने से पहले दोनों राजा आमने सामने आते हैं और इस मसले को बातचीत से हल करना चाहते हैं। वहाँ का राजा एग्मेनोन से बोलता है, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। तो एग्मेनोन बोलता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर तुम्हें इससे पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं जब भी कहूँ तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच सहमति नहीं बनती। तब वो दोनों एक बीच का रास्ता निकालते हैं। एग्मेनोन बोलता है, तुम अपने एक शक्तिशाली योद्धा को बुलाओ और मैं अपने एक योद्धा को बुलाता हूँ, और जिसका भी योद्धा जीतेगा जीत उसी राजा की मानी जाएगी और हारने वाले राजा को जीतने वाले राजा की बात माननी होगी। वो राजा इस बात से सहमत हो जाता है और फिर अपने एक 8 फीट लंबे चौड़े शरीर वाले पहलवान और शक्तिशाली योद्धा को मुकाबले के लिए बुलाता है। फिर एग्मेनोन अपने योद्धा अखिलीज को बुलाता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। यह देखकर विपरीत पक्ष के सभी सैनिक हंसने लगते हैं। तभी एक सैनिक एग्मेनोन को बताता है कि अखिलीज इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, हमने उसे बुलावा भेज दिया है, वो आता ही होगा। अखिलीज एग्मेनोन के राज्य में रहने वाला एक महान योद्धा है और वो किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करता। वो युद्ध केवल तभी करता है जब उससे किसी का भला हो। इस बार भी वो जंग के मैदान में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसके लड़ने से दोनों ही तरफ के काफी सारे सैनिकों की जान बच सकती थी। फिर हम देखते हैं कि जंग के मैदान में दोनों योद्धा एक दूसरे पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं और अखिलीज एक ही बार में सामने वाले योद्धा को मार गिराता है। आज की हमारी मूवी है ट्रॉय। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ट्रॉय का युद्ध विश्व का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था। ट्रॉय एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य होता है। वहाँ के राजा के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम हेक्टर होता है और दूसरे का नाम पेरिस। हेक्टर भी अखिलीज की तरह ही एक महान योद्धा था और वह दुनिया भर में अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। हेक्टर और पेरिस स्पार्टा आते हैं संधि करने के लिए, क्योंकि ट्रॉय और स्पार्टा के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा था। लेकिन अब वो इस युद्ध को समाप्त कर दोस्ती करना चाहते थे। स्पार्टा का राजा मेलेलाउस एग्मेनोन का छोटा भाई था। मेलेलाउस की पत्नी का नाम हेलन होता है और वो काफी ज्यादा सुंदर थी। पेरिस को हेलन से प्यार हो जाता है और फिर उन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस नाव से ट्रॉय के लिए लौट रहे होते हैं, तब पेरिस हेक्टर को हेलन के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और साथ ही वो यह भी बताता है कि वो हेलन को अपने साथ नाव में छुपाकर ट्रॉय ले जा रहा है। यह सुनकर हेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो इसके परिणाम को जानता था। इसलिए वो हेलन को स्पार्टा में वापस छोड़कर आना चाहता था, पर पेरिस इसके लिए राजी नहीं होता। वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो वो भी हेलन के साथ स्पार्टा में ही रुकेगा, और अगर इस बात का पता मेलालाउस को चल गया तो वो पेरिस को जान से मार देगा। इसलिए हेक्टर हेलन और पेरिस को अपने साथ ट्रॉय ले आता है। दूसरी तरफ मेलालाउस को जब यह बात पता चलती है तो वो एग्मेनोन के पास जाकर उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि उन्होंने हेलन को किडनैप कर न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे साम्राज्य का अपमान किया है, इसलिए मैं उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूँ। क्या तुम इस युद्ध में मेरा साथ दोगे? तब एग्मेनोन बोलता है, हाँ जरूर, मैं इस युद्ध में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। पर यहाँ हमें पता चलता है कि एग्मेनोन का उसका साथ देने के पीछे कुछ और ही कारण था। वो काफी लंबे समय से ट्रॉय पर हमला कर उसे अपने अधीन करना चाहता था, क्योंकि यह उसका वर्षों पुराना सपना था और अब इस सपने को सच करने का समय आ गया था। रात में एग्मेनोन अपने मंत्रियों के साथ बैठकर हमले की रणनीति बनाता है। तब उसके मंत्री कहते हैं कि ट्रॉय का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, इसलिए हमें इस युद्ध में अखिलीज जैसे महान योद्धा की भी जरूरत होगी। वैसे तो एग्मेनोन अखिलीज से नफरत करता था, पर वो अपने मंत्रियों की बात मान लेता है और एक राजा को उसे मनाने के लिए भेजता है, जो कि अखिलीज का दोस्त भी था। पर अखिलीज उनका साथ देने से मना कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अखिलीज अपनी माँ से मिलता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि इसी कहानी का एक हिस्सा है, पर उसे फिल्म में नहीं दिखाया गया है, और वो बात यह है कि जब
अखिलेज का जन्म हुआ था तब उसकी माँ ने उसके दोनों पैरों को पकड़कर उसे एक जादुई नदी में डुबो दिया था, जिससे उसका सारा शरीर अमर हो जाता है। बस उसके पैर का वही हिस्सा अमर नहीं होता जो उसकी माँ ने पकड़ा रखा था। अखिलेज की माँ उससे कहती है कि अगर तुम इस युद्ध में भाग नहीं लेते हो तो तुम अपने बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता सकते हो, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में भाग लेते हो तो तुम्हारा नाम इस दुनिया के अंत तक याद रखा जाएगा, पर तुम इस युद्ध से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। अखिलेज खुद भी यही चाहता था कि उसका नाम सदियों तक याद रखा जाए, इसलिए वो इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हजारों की संख्या में जहाज ट्रोय पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हेक्टर अपने फादर से हेलेन को वापस स्पार्टा भेजने को कहता है। इस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार में पड़ने के बाद पेरिस बहुत ज्यादा बदल गया है, इसलिए अब ये नामुमकिन है। तब हेक्टर बोलता है कि वो पूरे राज्य को अपने भाई के प्यार के लिए आग में जलते हुए नहीं देख सकता है। दूसरी तरफ अखिलेज की नाव सबसे आगे चल रही होती है। वो किनारे पर पहुंचकर अपोलो के मंदिर को नष्ट कर देते हैं और पुजारियों को मारकर ब्रिसिस नाम की एक लड़की को कैद कर लेते हैं। ब्रिसिस हेक्टर की कजिन थी। इस लड़ाई में पहली बार हेक्टर और अखिलेज का आमना सामना होता है, पर अखिलेज के सैनिक पहले ही हेक्टर के सभी साथियों को मार चुके थे, इसलिए अखिलेज हेक्टर से कहता है कि हम कल लड़ेंगे, अब तुम वापस जा सकते हो। इसके बाद जब अखिलेज अपने टेंट में वापस आता है तो एग्मेनोन उसे अन्य राजाओं के साथ जश्न मनाने के लिए बुलाता है। जब अखिलेज वहां जाता है तो एग्मेनोन उसे अकेले में ले जाकर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है आज की जीत के लिए लोग तुम्हें याद रखेंगे? नहीं, युद्ध में सिर्फ राजाओं को याद रखा जाता है, न कि उनके लिए लड़ने वाले सैनिकों को। तब अखिलेज बोलता है, जब हम लड़ रहे थे तब हमारा राजा बीच समुद्र में था और हमने जो जीता है उसमें से तुम जो चाहे वो मेरी तरफ से उपहार के तौर पर ले सकते हो। इस पर एग्मेनोन बोलता है, हमें जो लेना था हमने वो ले लिया है। तभी एक सैनिक ब्रिसिस को लेकर वहां आता है। उसे देखकर अखिलेज एग्मेनोन से बोलता है, अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ दो। फिर एग्मेनोन को ना चाहते हुए भी उस लड़की को छोड़ना पड़ता है। अगले दिन अखिलेज अपने कुछ खास साथियों से कहता है कि अब हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। इधर जंग के मैदान में एक तरफ से हेक्टर और उसका भाई पेरिस आता है तो दूसरी तरफ से एग्मेनोन और उसका भाई मेलालाउस। पेरिस एग्मेनोन से बोलता है, यह युद्ध हेलेन के लिए हो रहा है क्योंकि मैं भी हेलेन को चाहता हूँ और तुम्हारा भाई भी, इसलिए हम दोनों के बीच लड़ाई होने दो और जो भी जीतेगा वो हेलेन को ले जा सकता है। पर एग्मेनोन इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो ट्रोय पर कब्जा करना चाहता था। पर जब मेलालाउस उससे कहता है कि मुझे फाइट करने दो, मेरे फाइट जीतने के बाद तुम ट्रोय पर हमला कर देना, तो एग्मेनोन उसकी बात मान लेता है और फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और मेलालाउस पेरिस को मारने ही वाला होता है कि तभी हेक्टर अपने भाई को बचाने के लिए मेलालाउस को ही जान से मार देता है। यह देखकर एग्मेनोन युद्ध का ऐलान कर देता है और फिर ट्रोय पर हमला कर देता है। पर इस युद्ध में अखिलेज ने भाग नहीं लिया था, इसलिए एग्मेनोन यह युद्ध हार जाता है और हेक्टर उसके कई सारे महारथी योद्धाओं को मार देता है। इस हार से एग्मेनोन के सैनिक काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और अब वो युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए एग्मेनोन उनकी निराशा और थकान को दूर करने के लिए ब्रिसेस को उनके हवाले कर देता है। पर अखिलेज वहां आकर उन लोगों से ब्रिसेस को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिसेस रात में अखिलेज को मारने का प्लान बनाती है और फिर उसे जान से मारने के लिए अपना खंजर उसकी गर्दन पर लगा देती है, पर वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि अखिलेज ने दो बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं अखिलेज के प्रति अच्छी फीलिंग्स होती है और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर हम उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अगले दिन अखिलेज युद्ध में भाग न लेने का मन बना लेता है और अपने साथियों के साथ वापस जाने की तैयारी करने लगता है। इधर ट्रोय के राजा एग्मेनोन की हारी हुई सेना को और ज्यादा तोड़ देना चाहते थे ताकि वो दोबारा ट्रोय पर हमला ना कर सके और यहाँ से चले जाए, इसलिए वो रात में ही एग्मेनोन की सेना पर हमला कर देते हैं। इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अखिलेज का चचेरा भाई भी आया होता है। वो एकदम अखिलेज की तरह ही दिखता था। वो अखिलेज की इस बात से काफी ज्यादा नाराज था कि वो बिना लड़े ही यहाँ से वापस जा रहा था। वो भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि ट्रोय के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपना कवच पहनकर जंग के मैदान में कूद जाता है। उसका सामना हेक्टर से होता है, पर वो हेक्टर के सामने ज्यादा देर ठहर नहीं पाता और हेक्टर उसे अखिलेज समझकर जान से मार देता है। लेकिन जब वो उसका हेलमेट हटाता है तो वो अखिलेज की कजिन को देखकर हैरान रह जाता है। अब वो यह समझ जाता है कि अखिलेज इसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा और वो यह भी जानता है कि अगर वो इस युद्ध में मारा गया तो
ट्रॉय की हार सुनिश्चित है, इसलिए वो महल वापस आकर अपनी वाइफ को एक गुप्त रास्ता बताता है जो सीधा ट्रॉय से बाहर जाता था। जब अखिलेश को यह पता चलता है कि हेक्टर ने उसके कजिन को मार दिया है तो वो अकेला ही ट्रॉय की दीवारों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हेक्टर को युद्ध के लिए ललकारता है। हेक्टर भी एक महान योद्धा था। वो इस ललकार को चुपचाप सुनने वालों में से नहीं था, इसलिए वो युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है और लड़ाई शुरू करने से पहले उससे एक सौदा करता है। जो भी इस लड़ाई को जीतेगा उसे मरने वाले को पूरा सम्मान देना होगा। पर अखिलेश पर गुस्सा इस कदर हावी होता है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर उन दोनों के बीच काफी भयंकर वाला युद्ध होता है और इस युद्ध में हेक्टर मारा जाता है। अखिलेश उसे अपने रथ में बांधकर घसीटते हुए अपने टेंट में वापस लेकर आता है। हेक्टर की मौत से ट्रॉय के लोगों को काफी ज्यादा सदमा पहुंचता है क्योंकि सभी उसे बहुत प्यार करते थे। रात में ट्रॉय के राजा छुपकर अखिलेश के पास जाते हैं और उससे हेक्टर की बॉडी वापस मांगते हैं। अखिलेश को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें हेक्टर की बॉडी लौटा देता है। तभी वहाँ ब्रेसेस आ जाती है। अखिलेश उससे बोलता है कि तुम चाहो तो इनके साथ ट्रॉय वापस जा सकती हो। साथ ही वो ट्रॉय के राजा से यह वादा भी करता है कि हेक्टर की मौत का शोक मनाने के लिए वो 12 दिनों तक ट्रॉय पर हमला नहीं होने देगा। इस बात से एगमेनोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब जब हेक्टर नहीं है तो यही सही समय है ट्रॉय पर हमला करने का। तब उसका एक सलाहकार उससे कहता है कि आज हेक्टर भले ही ना हो पर ट्रॉय की उन ऊंची ऊंची दीवारों का क्या जिन्हें कोई भी भेद नहीं सकता। तभी उनमें से एक राजा एक तरकीब निकालता है और लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाकर ट्रॉय के किले के बाहर रखवा देता है और फिर अपनी पूरी सेना को वहां से हटा देता है। अब 12 दिनों तक कोई युद्ध नहीं होता। 12 दिनों के बाद जब ट्रॉय वाले बाहर आते हैं तो वो लकड़ी के घोड़े को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वहाँ उन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। पेरिस और अन्य लोग बोलते हैं कि यह उनकी कोई चाल हो सकती है, इसलिए हमें इस घोड़े को यहीं जला देना चाहिए। पर तभी एक पृष्ठ बोलता है कि यह शांति का प्रतीक भी हो सकता है, इसलिए हमें इसे किले के अंदर लेकर चलना चाहिए। ट्रॉय का राजा उसकी बात मान लेता है और फिर वो लोग घोड़े को किले के अंदर ले आते हैं। ट्रॉय के सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन एगमेनोन अपनी सेना को लेकर किले की दूसरी ओर छुपा हुआ था। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तो अखिलेश और उसके साथी जो कि उस घोड़े में छुपकर बैठे थे बाहर निकलकर किले का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे एगमेनोन अपनी सेना के साथ किले के अंदर घुस जाता है और वो पूरे ट्रॉय शहर को आग लगा देते हैं, जिससे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी जिंदा जलकर मर जाते हैं और ट्रॉय के राजा को एगमेनोन खुद अपने हाथों से मार देता है। तभी उसकी नजर ब्रेसेस पर पड़ती है और वो उसे जाकर पकड़ लेता है, लेकिन ब्रेसेस अपना खंजर उसकी गर्दन में मार देती है, जिससे एगमेनोन की भी मौत हो जाती है। लेकिन उसके साथी ब्रेसेस को पकड़ लेते हैं पर अखिलेश आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पेरिस भी आ जाता है और वो तीर चलाकर अखिलेश को मारता है। वो तीर जाकर सीधे अखिलेश के पैर में लगता है। फिर पेरिस लगातार तीर चलाकर अखिलेश पर हमला करता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह एक महान योद्धा वीर गति को प्राप्त करता है। इससे ब्रेसिस को बहुत दुख होता है और उसे पेरिस के साथ वहां से जाना पड़ता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अखिलेश की बॉडी को आग लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। तो उसकी चिता से निकलने वाले धुएं को ब्रेसिस और पेरिस ट्रॉय के बाहर से बहुत दूर से देखते हैं और इसी के साथ यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।